मैंने ही निकोल को मारा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने बैठा आदमी कोई अजनबी नहीं था, न कोई सीरियल किलर, न कोई अपराधी। वह था उस लड़की का अपना भाई एंडी डी ह्यूस। और जिस लड़की की हत्या वह कबूल कर रहा था वह थी उसकी 15 साल की बहन निकोल वैन डेन हर्क। एक ऐसा मामला जिसने वर्षों तक पूरे नीदरलैंड को उलझाए रखा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि एक भाई अपनी बहन का हत्यारा निकला, बल्कि यह थी कि बाद में उसी भाई ने कहा, मैंने झूठ बोला था। तो फिर सच क्या था? क्या एंडी सचमुच हत्यारा था, या उसने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा खेल खेला जिसका मकसद कुछ और था? यह समझने के लिए हमें लौटना होगा 1995 में, उस दिन जब निकोल आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। निकोल वैन डेन हर्क नीदरलैंड में रहने वाली 15 साल की एक किशोरी थी। उसका पारिवारिक जीवन जटिल था। माता पिता अलग हो चुके थे और वह मिश्रित परिवार में रह रही थी। लेकिन बाकी किशोरियों की तरह उसके भी अपने सपने थे। 1 अक्टूबर 1995 की सुबह निकोल घर से निकली। उसे साइकिल से जाना था एक सामान्य सी यात्रा पर, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। शुरुआत में परिवार को लगा शायद वह कहीं रुक गई होगी। फिर घंटे बीतने लगे और चिंता डर में बदल गई। निकोल लापता थी। पुलिस को सूचना दी गई। तलाश शुरू हुई। दोस्तों से पूछताछ हुई। रास्ते खंगाले गए। आसपास के इलाकों की छानबीन हुई। फिर खोज के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको डरा दिया। निकोल की साइकिल। वह रास्ते से हटकर एक असामान्य जगह पर छोड़ी हुई मिली। अब यह साफ था, निकोल कहीं गई नहीं थी। उसे रोका गया था या ले जाया गया था। तलाशी का दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन दिन बीतते गए और निकोल का कोई पता नहीं चला। कुछ सप्ताह बाद एक सुनसान वन क्षेत्र में मानव अवशेष मिले। वह निकोल थी, 15 साल की एक लड़की जिसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम से संकेत मिले कि उसके साथ यौन अत्याचार हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। पूरा देश स्तब्ध था, लेकिन जांचकर्ताओं के सामने एक बड़ी समस्या थी। उनके पास हत्यारा नहीं था और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि शव देर से मिला था। समय और मौसम ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर दिए थे। जांच शुरू हुई। निकोल की आखिरी गतिविधियां जोड़ी गईं। गवाहों से बात हुई। संभावित संदिग्ध तलाशे गए। लेकिन बहुत जल्दी जांच एक खतरनाक दिशा में मुड़ने लगी। पुलिस को लगने लगा यह कोई बाहरी अजनबी नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे निकोल जानती थी। और यहीं से संदेह बाहर से हटकर उसके अपने दायरे की ओर जाने लगा। उसका परिवार भी जांच के घेरे में आ गया। उन नामों में एक नाम था, एंडी, निकोल का भाई। जांचकर्ताओं को लगा उसका व्यवहार असामान्य है। वह बहुत शांत था, बहुत नियंत्रित, बहुत संयमित। यह कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन कई बार जांच में संदेह की शुरुआत इसी तरह होती है। एंडी से पूछताछ हुई। उसकी गतिविधियां जांची गईं, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। न कोई भौतिक साक्ष्य, न कोई गवाह, न कोई सीधा संबंध। फिर भी संदेह बना रहा, और यही इस मामले की सबसे बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि जब जांच एक सिद्धांत पर अटक जाती है तो असली हत्यारा अक्सर छूट जाता है। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन मामला सुलझा नहीं। निकोल का हत्यारा अब भी आजाद था, और उसी दौरान एंडी पर शक की छाया कभी पूरी तरह नहीं हटी। कुछ लोग मानते रहे कि पुलिस के पास बस पर्याप्त सबूत नहीं है, और शायद यही वह बात थी जो वर्षों तक एंडी को भीतर से खाती रही, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी बहन नहीं खोई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शक के साए में बिताई जिससे वह कभी मुक्त नहीं हुआ। फिर कई साल बाद एंडी ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। वह पुलिस के पास गया, बैठा और बोला, मैंने ही निकोल को मारा था। एंडी के यह शब्द सुनते ही पूरे मामले की दिशा बदल गई। जिस व्यक्ति पर वर्षों तक सिर्फ शक था, वही अब अपनी बहन का हत्यारा होने का दावा कर रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। समाचार माध्यमों में हलचल मच गई। हर जगह एक ही सवाल था, क्या इतने सालों से हत्यारा परिवार के भीतर ही था? बहुत से लोगों को लगा कि आखिरकार सच सामने आ गया, लेकिन पुलिस जानती थी, कबूलनामा अपने आप में अंतिम सत्य नहीं होता। असली हत्यारा वही माना जाता है
जो अपराध के ऐसे तथ्य बताए जो केवल वही जान सकता हो। और इसीलिए पूछताछ शुरू हुई। जांचकर्ताओं ने एंडी से पूछा, उसने हत्या कैसे की, कहां की, क्यों की, क्या हुआ था उस दिन। शुरुआत में उसके उत्तर विश्वसनीय लगे, लेकिन जितनी पूछताछ बढ़ी उतनी ही उसकी कहानी टूटने लगी। कुछ विवरण पुराने साक्ष्यों से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ घटनाएं जांच की रिपोर्ट से अलग थीं। कभी उसका बयान बदल जाता, कभी वह महत्वपूर्ण बातें भूल जाता। धीरे धीरे जांचकर्ताओं के मन में एक नया शक पैदा हुआ। क्या यह आदमी झूठ बोल रहा है? अगर एंडी हत्यारा था तो वह अपराध के इतने महत्वपूर्ण विवरण गलत कैसे बता सकता था? और अगर वह हत्यारा नहीं था तो फिर उसने यह सब क्यों किया? यह सवाल पूरे मामले का केंद्र बन गया, क्योंकि अब पुलिस के सामने एक अजीब स्थिति थी। उनके पास एक व्यक्ति था जो हत्या स्वीकार कर रहा था, लेकिन उसके अपने शब्द उसी के खिलाफ नहीं टिक रहे थे। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, एंडी ने एक नया दावा किया। उसने कहा, मैंने हत्या नहीं की। पूछताछ कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। जो आदमी अभी तक खुद को हत्यारा बता रहा था वह अब कह रहा था, मैंने झूठ बोला था। लेकिन यह झूठ मजाक या सनक में नहीं बोला गया था। एंडी के अनुसार उसने यह सब एक योजना के तहत किया था। उसका कहना था, वर्षों से वह देख रहा था कि निकोल का मामला धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। जांच ठंडी पड़ चुकी थी, पुलिस आगे नहीं बढ़ रही थी और असली हत्यारा शायद अब भी आजाद था। तब उसने सोचा, अगर वह खुद हत्या कबूल कर ले तो पुलिस मजबूर होगी पूरा मामला दोबारा खोलने पर। पुराने सबूत फिर देखे जाएंगे, पुरानी फॉरेंसिक सामग्री फिर निकलेगी और शायद उन्हें वह मिल जाए जो पहले कभी नहीं मिला। यह दावा सुनकर बहुत से लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसका अर्थ था एंडी ने जानबूझकर अपने ऊपर अपनी बहन के हत्यारे का कलंक लिया, सिर्फ इसलिए ताकि जांच दोबारा शुरू हो। लेकिन क्या यह सच था या वह बस अपने कबूलनामे से पीछे हट रहा था? पुलिस ने तय किया, अब इसका केवल एक ही तरीका है। पूरे मामले की फिर से वैज्ञानिक जांच होगी, पुराने सबूत फिर से परखे जाएंगे और तभी तय होगा क्या एंडी झूठ बोल रहा था या उसने सचमुच जांच को मजबूर किया था। पुरानी फॉरेंसिक सामग्री निकाली गई, वे नमूने जो वर्षों पहले तकनीकी सीमाओं के कारण निर्णायक रूप से नहीं परखे जा सके थे, अब आधुनिक तकनीक से दोबारा जांचे गए। और फिर जांचकर्ताओं को मिला वह सुराग जिसने पूरा मामला बदल दिया। पुराने साक्ष्यों से एक पुरुष का डीएनए प्रोफाइल मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह डीएनए एंडी से मेल नहीं खाता था। उस एक परिणाम ने पूरे मामले की नींव हिला दी। लेकिन जब पुलिस ने उस डीएनए का मिलान अन्य संभावित संदिग्धों से करना शुरू किया तो एक नया नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जिस पर वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसका नाम था योस टीजी। जांच का केंद्र पूरी तरह उसकी ओर मुड़ गया। अब पुलिस के सामने सालों पुराना मामला एक बिल्कुल नई दिशा में था। जिस भाई पर इतने वर्षों तक शक किया गया, अब उसके खिलाफ मिला कबूलनामा खुद संदिग्ध बन चुका था। और पहली बार जांच परिवार से हटकर एक नए व्यक्ति पर टिक गई थी। योसडीजी डीएनए साक्ष्य उसे सीधे मामले से जोड़ रहे थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसकी गतिविधियां, उसका अतीत, उसकी संभावित मौजूदगी, सबकी जांच की गई। और धीरे धीरे जांचकर्ताओं को विश्वास होने लगा, शायद वर्षों से जिस व्यक्ति की तलाश थी वह अब उनके सामने था। कुछ समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में फिर सनसनी फैल गई, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी थी। जिसे लोग वर्षों से हत्यारा समझते रहे वह शायद निर्दोष था और असली अपराधी कहीं और था। मामला अदालत पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया, डीएनए साक्ष्य स्पष्ट है, निकोल के साथ हुए अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण जैविक प्रमाण सीधे योस की ओर इशारा कर रहे हैं। रक्षा पक्ष ने सवाल उठाए, पुराने साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर बहस हुई, इतने वर्षों बाद मिले प्रमाणों पर बहस हुई, लेकिन अंततः वैज्ञानिक साक्ष्य सबसे भारी पड़ा। अदालत ने योस टीजी को दोषी ठहराया। उसे निकोल के साथ यौन अत्याचार और हत्या के लिए दोष सिद्ध माना गया। निकोल के परिवार के लिए यह जीत नहीं थी, क्योंकि न्याय बहुत देर से आया था। उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी निकोल वापस नहीं आने वाली थी।
लेकिन इतने वर्षों बाद कम से कम एक बात स्पष्ट थी। अब उन्हें पता था कि यह किसने किया। लेकिन इस कहानी का असली भार किसी और ने उठाया था। एंडी ने नहीं छुपाया, उसने खुद को सामने रखा। उसने अपना नाम, अपनी आजादी, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन को न्याय मिल सके। जब सिस्टम रुक गया था, वो खुद रास्ता बन गया। उसने झूठ बोला नहीं, उसने सच तक पहुंचने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर कोई इतना नहीं दे सकता। निकोल को न्याय मिला क्योंकि उसका भाई हार नहीं माना। कुछ लोग अपराधी नहीं होते, वो कहानी बदलने वाले होते हैं। सच की ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।